नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचार की ओर। विक्रम विश्वविद्यालय ने शुरू की अनूठी पहल। शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अनुकंपा में नियुक्त हुए कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कानपुर में दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने माने जाने वाले उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में अब चपरासियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसके लिए 15 ऐसे लोगों का चयन किया है। इनमें 12वीं पास से ज्यादा पढ़े लोगों को चुना गया है। वर्तमान में यह लोग विश्वविद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि यूनिवर्सिटी में अनुकंपा के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की फाइलें निकलाना शुरू की गई हैं। इसके तहत लगभग 15 लोगों का चयन किया गया है। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी है। अब इन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। सभी को कानपुर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर संबंधित ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ऐसे में चपरासी का काम करना उनके लिए चुनौती रहता है। उनके करियर और क्षमता को देखते हुए हमने चर्चा की। इसमें कमेटी भी बनाई। तय किया गया कि जिन लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह है उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद यह लोग विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक होने से बचाने का काम करेंगे। साथ ही रिजल्ट बनाने में भी मदद करेंगे। प्रबंधन के इस निर्णय से सभी लोगों में उत्साह है। सर, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर आप क्या जॉब कर रहे हैं, और कुलपति जी ने एक नई पहल करी है, उसका किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी? सर, आज हमें ज्ञात हुआ, सुबह को बुलाया गया था कुलपति कार्यालय में। जब तक अभी तक तो संज्ञान में नहीं थी ये चीज़। मेरे फादर की डेथ के पश्चात मुझे अनुकंपा नियुक्ति सितंबर में प्रदान की गई थी एवं ऐसा बता रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आज पेपर के माध्यम से भी पढ़ा। अभी हमको विश्वविद्यालय के माध्यम से तो जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कराएंगे जिससे कि डिजिटलाइजेशन हो पाए विश्वविद्यालय में। फाइलें वगैरह जो प्रोसेस होती है, हार्ड फाइलें रहती है, उनका वो सब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कंप्यूटर पे हो जाए, जिससे जो समय की काफ़ी बचत हो जाएगी उससे। ऐसा अभी तक हमको संज्ञान में है। क्या क्वालिफिकेशन है अभी? मेरी हायर सेकेंडरी करा हुआ हूँ जी। आपकी इस कोर्स के प्रति रुचियाँ हैं? हाँ, रुचियाँ तो हैं सर। रुचियाँ है, आगे बढ़ने के लिए तो रुचि होती है। क्या यूनिवर्सिटी को भी आप आगे बढ़ाओगे? हाँ, विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना ही चाहेंगे, बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे। और माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए मैं बहुत बहुत कि उन्होंने हम सभी लोगों के लिए ये सब अच्छी एक अनूठी पहल करी है। आपका क्या क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर किस प्रकार की एक अनूठी पहल है जिसका आपको लाभ मिलेगा? मेरा नाम ऋषि चौहान है। मेरी भी अनुकंपा फादर की जगह यहाँ पे लगी थी। ऐसे ही हमारे जैसे मतलब कम से कम 10 से 15 लोग यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति पे आए हैं। सब आधे से ज़्यादा 12th पास है, कोई कॉलेज पास है, बट अभी क्या 4th क्लास में है सब। अब जैसे कि इसमें मतलब कुलपति जी का कहना यूँ है कि हम जितने भी हम कर्मचारी है जो हैं जो पढ़े लिखे, उनका ये कहना है कि ये लोग सब आगे बढ़ें, आगे अच्छी पढ़ाई करें और मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में कोई भी मतलब पीछे ना रहें, आगे बढ़ें। और मतलब जैसे वो यूँ कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी मतलब इंजीनियर का वो करना चाहते हैं कि आप लोग सॉफ्टवेयर में करें, इससे कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं अच्छे से। और पूरा मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन है और आने वाले जितनी भी अभी पीढ़ी है अगर आएगी तो उससे क्या हमारा भविष्य अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। क्या काम देता है? अभी हम प्रशासन विभाग में हैं, फाइलों का ही काम है। ऋषि चौहान। जब हमने विक्रम विश्वविद्यालय सितंबर में ज्वाइन किया और मैंने देखा कि हमारे पास रोज़ एक फ़ाइल आ रही है अनुकंपा नियुक्ति की, तब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि अनुकंपा नियुक्ति क्यों, क्या कारण है कि बाकी विश्वविद्यालयों की जगह यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति ज़्यादा हो रही है। मुझे जब पता चला तो कई कारण रहे, जिसमें कि कुछ सामाजिक कारण ऐसे रहे कि जिससे कि यहाँ पे डेथ लगातार हमारे जो क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारियों की हो रही थी और उनके बच्चों को यहाँ अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही थी। अनुकंपा नियुक्ति चूँकि सरकारी जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत क्लास 3 क्लास 4 में ही अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। मैं जब देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही स्मार्ट हैं और कम उम्र के हैं, पढ़े लिखे हैं, यदि वो क्लास 3 क्लास 4 में ही रहते हैं तो उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे उनमें एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन आएगा। मुझे ऐसा लगा कि यदि उनको कुछ स्किल और दी जाए, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी स्कीम है कि 12 स्किल उनको, जैसे कोई मान लो प्यून है तो उसको कोई ऐसी स्किल दे दीजिए कि जो उसके साथ में वो काम करे एडिशनल।
कोई गार्ड है तो 8 घंटे 6 घंटे वो काम करता, तो 6 घंटे के बाद वो क्या, तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब क्यों ना इनको जो अच्छे बच्चे हैं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवा करके, चूँकि अब विश्वविद्यालय का हर काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, टीचिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना है, तो हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें परीक्षा के काम कराने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए। उसको ध्यान में रखते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना 10-15 बच्चों की एक टीम तैयार की जाए, और वो टीम जो एक्सक्लूसिवली जो है जहाँ कंप्यूटर के काम है वहाँ पे लगाई जाए। तो जैसे इनको हम अपने अभी कंप्यूटर सेंटर पे हम इनका सिलेक्शन करेंगे, हम ये देख रहे हैं, हम एक तरीके से अनऑफिशियल इनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी कार्यशैली क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और ऐसे 10-15 बच्चों को हम अपने कंप्यूटर सेंटर पे खूब ट्रेनिंग कराएंगे। और उसके बाद उनको हम, जैसे यूपी का एक UPTA है, लखनऊ में विश्वविद्यालय जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुलपति जी से मेरी चर्चा हुई थी, और वो कई सॉफ्टवेयर इस तरह जैसे परीक्षा में काम आते हैं, लेखा में काम आते हैं, उसको वो लोग डेवलप करते हैं। तो इनको वहाँ पे ट्रेनिंग करवा करके और उनकी ड्यूटी ऐसे ऐसे स्थानों पर लगाई जाए जहाँ हमको डिजिटलाइजेशन पूरा करना है। तो ये उद्देश्य बेसिकली है कि मतलब एक टीम तैयार हो, और दूसरा इससे फ़ायदा होगा कि जैसे हम परीक्षा कराते हैं, हम रिजल्ट बनवाते हैं, यदि ये कंप्यूटर हमारे बच्चे तैयार हो गए तो हमें इसमें फाइनेंशियल बचत भी होगी, बहुत बचत होगी फाइनेंशियल। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो अभी क्लास 4th या 3 में इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनमें फ्रस्ट्रेशन आता है थोड़े दिन बाद, और फिर ये भी सामाजिक जो एक बुराई है उसमें ये यदि चले गए तो शायद फिर दोबारा फिर हमको इनके बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति हो गई। उसको बचाने के लिए ये है कि इनको अभी से ये ट्रेनिंग दी जाए कि इनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और कॉन्फिडेंस के साथ में ये अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सके। सर कितने लोगों को रुचि दिखाई दे रही है? नहीं, अभी तो 3-4 ऐसे बच्चे हमारे पास स्वयं आए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में भी ये पता करा रहा हूँ कि जहाँ वो काम करते हैं उनका नेचर कैसा है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती। जिन बच्चों में थोड़ा मोटिवेशन दे करके कुछ करके उनको जो अपने आप स्वयं में ये डेवलप करना चाहेंगे उन्हीं को ये कर सकते हैं। तो ऐसे 4-5 बच्चों का तो हमारे पास इंक्लिनेशन आया है, और धीरे धीरे और भी आएंगे। हैं यहाँ पे 50 के करीब अनुकंपा नियुक्ति है, और 50 में से हम उनको कि जिनकी उम्र 40 से नीचे है उन्हीं को ये काम हम सिखाने के लिए करेंगे। टीकाकरण को लेकर एसडीएम ने कहा, शहर में कोविशील्ड के 18 सेंटर बनाए गए और कोवैक्सीन के 4 सेंटर बनाए गए। उज्जैन में टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत यहां शहर में अब कोविशील्ड के 18 सेंटर बनाए गए हैं। यहां प्रत्येक सेंटर पर 400 डोज लगेंगे। यहां कोविशील्ड के दोनों डोज लगेंगे। इसके साथ ही कोवैक्सीन के लिए केवल 4 सेंटर बने हैं, जिसमें प्रति सेंटर 100 डोज लगाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोवैक्सीन का केवल दूसरा डोज ही लगेगा। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि सेंटर पर पुलिस व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान में अभी हमने पूरे शहर में, क्योंकि ऐसा ऑब्ज़र्व हो रहा था कि कई केंद्रों पर वैक्सीन कम पड़ जा रहे थे और जल्दी ख़त्म हो जा रहे थे, इसीलिए हमने केंद्रों को कम करके वहाँ पर वैक्सीन की संख्या बढ़ाई है। तो अब शहरी क्षेत्र में करीब 18 वैक्सीन सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, और उसमें प्रति सेंटर एक सेंटर पर करीब 400 वैक्सीन दिए गए हैं। ये कोविशील्ड के लिए व्यवस्था है, जिसमें प्रथम और द्वितीय डोज दोनों लगेगा। और कोवैक्सीन के लिए, क्योंकि अभी द्वितीय डोज के लिए ही प्रोवाइड किया गया है हमको वैक्सीन, उसके लिए 4 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिस पर कि प्रति सेंटर करीब 100 वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए दिए गए हैं। मैडम, ऐसे में जो सेंटरों पे भीड़ हो रही है उसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा? उसके लिए हम लोगों ने नगर निगम के जो IEC मेंबर्स होते हैं उनको वहाँ पर डेप्यूट किया है कि वो भी सहायता प्रदान करें। साथ ही पुलिस से भी ये हम लोगों ने सहायता मांगी है कि वहाँ पर प्रत्येक केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात किया जाए। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर जो लाइन मैनेजमेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं ये नए कपड़ा उद्योग के लिए कलेक्टर, SP, ADM और SDM ने देवास रोड स्थित बंद पड़े सोयाबीन प्लांट का किया दौरा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 11 जुलाई को उज्जैन दौरा रहेगा। यहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण देवास रोड स्थित लगने वाले कपड़ा उद्योग का भूमि पूजन भी करेंगे। गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एसडीएम कल्याणी पांडे ने देवास रोड स्थित प्रस्तावित कपड़ा उद्योग की भूमि का निरीक्षण किया। यह बता दें कि वर्षों से बंद पड़े सोयाबीन प्लांट की जगह पर कपड़ा उद्योग खुलेगा, जिससे करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसको फैक्ट्री के निर्माण उसके शुरुआत के लिए क्या आपका दौरा वगैरह भी किया गया, क्या कुछ विशेष? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। बहुत वर्षों बाद उज्जैन में कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है जिसमें लगभग 2,500-3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है और उसका भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को यहाँ पर आएंगे। तो हमारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कई अन्य मंत्रीगण भी भोपाल से आ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी भूमि पूजन के बाद में कम से कम समय में ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है और जितनी जल्दी लोगों को रोज़गार मिलना आवश्यक चालू हो जाता है, उतना उज्जैन के लिए अधिक बेहतर। यूटिलाइज आ रही है और क्या वर्किंग रहेगा और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? हाँ जी, तो ये कंपनी जो है तमिलनाडु से है, बेस्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं कंपनी का। तो 1000 मशीन यहाँ पे लगेगी और 1000 मशीन में अगर 2 शिफ्ट चला पाए तो एक शिफ्ट में करीबन 2000 लोग एम्प्लॉय होते हैं। टारगेट ये है कि 2 शिफ्ट चलाएं तो 4000 लोगों को रोज़गार मिले। किस प्रकार का यहाँ पे काम होगा? यहाँ पे पूरा वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, तो कपड़ा वहाँ से तमिलनाडु से लेके आएंगे कंपनी और यहाँ पे कटिंग, स्टिचिंग और पैकिंग और यहाँ से एक्सपोर्ट में जाता है। तो जब कंपनी बनेगी तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को रखा जाएगा कि स्थानीय लोगों के लिए, इसीलिए उतना दूर से आ रहे हैं। क्या पॉलिसी रहेगी पूरी की उसकी कंपनी? पॉलिसी यही रहेगी कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, अभी जो कंपनी है वहाँ पे करीबन झारखंड, बिहार, वहाँ से लोग आके काम करते हैं। तो अभी कंपनी इसीलिए यहाँ पे आ रही है कि लेबर के पास आए तो यहीं पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए क्या सुविधा रहेगी यहाँ पे? कर्मचारी के लिए जो कंपनी में हर टाइप की सुविधा रहती है, क्रैश प्रोवाइड करना पड़ता है, कैंटीन रहेगा और लॉकर रूम्स रहेंगे, तो हर टाइप का जो सुविधा प्रोवाइड करना पड़ता है वो तो रहेगा ही। सर, कितनी क्षमता की यूनिट रहेगी ये? मतलब कॉस्ट इसका कितना रहेगा? कॉस्ट तो ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ अराउंड 60 करोड़ का अंदाज है और सुइंग मशीन्स लगेंगे तो इसमें ज़्यादा, मतलब अगर फैब्रिक वगैरह बनता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट फिर बढ़ जाता है, पर यहाँ पे सुइंग मशीन्स लगेंगे तो प्रोजेक्ट का फोकस यही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये कंपनी तमिलनाडु में ऑलरेडी 12,000 लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है। सर, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे कोई? एज ऑफ नाउ तो सर ये फर्स्ट एंट्री है एमपी में। तो महिला कर्मचारी 80% नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट होता है। अभी लोकल सर्कमस्टेंसेस जब उतरेंगे, काम स्टार्ट होगा तो। माय नेम इज़ मलानी, धीरेन मलानी। कलेक्टर ने कहा, पंडित, पुजारी और संत ही गर्भगृह और नंदीहाल में प्रवेश कर सकेंगे। सभी श्रद्धालु गणेश मंडपम से कर सकेंगे दर्शन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन की नई व्यवस्था शुरू की गई है। यहाँ अब नंदी हॉल और गर्भगृह में केवल पंडित, पुजारी और संत ही प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ सभी श्रद्धालुओं के लिए गणेश मंडपम से दर्शन की व्यवस्था की गई है। किसी भी श्रद्धालु के लिए नंदी हाल और गर्भगृह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह ने यह जानकारी गुरुवार को दी। देखिए, पूरी तरीके से निर्देश क्लियर हैं कि जो गर्भगृह के आगे का जो चौखट वाला एरिया है और नंदी हॉल है वो पूरी तरीके से आम जनता के लिए प्रतिबंधित है, सभी के लिए प्रतिबंधित है। केवल और केवल जो मंदिर के ही पुजारीगण हैं वो जा सकते हैं, या फिर अगर कोई संत महात्मा आता है महामंडलेश्वर या उससे ऊपर के उसका कोठी का, तो ज़रूर उसको हम लोग गर्भगृह के लिए कंसीडर करते हैं। बाकी अन्य सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से दर्शन प्रतिबंधित हैं। केवल और केवल बैरिकेडिंग से या उसके पीछे से ही दर्शन हो सकते हैं। जो भी इस पे उल्लंघन करेगा, न केवल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जो मंदिर के कर्मचारी हैं, अगर ऐसा देखा गया कि उन्होंने उसको नहीं रोका या अच्छे ढंग से काम नहीं किया, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोरोना गाइडलाइंस के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आने वाले शनिचरी महापर्व पर शिप्रा नदी के किसी भी घाट पर नहीं होगा स्नान।
शनिवार को शनिचरी अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्षिप्रा नदी पर स्नान व दान पुण्य के लिए पहुंचते हैं। यहां कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी श्रद्धालु अब क्षिप्रा नदी के किसी भी घाट पर अमावस्या पर्व पर स्नान नहीं कर पाएगा। देखिए, अभी कोरोना का भय बना हुआ है। कल फिर एक हमारे यहाँ पर कोरोना का पेशेंट आया है और समस्त विश्व के लगभग सभी देशों में, चाहे हम लोग यूके की बात करें, यूएस में बात करें, फिर से केसेस बढ़ने लग गए हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शासन की गाइडलाइंस भी हैं। सभी प्रकार के मेले और इस प्रकार के जो जमावड़े हैं, इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी घाटों पर शनिश्चरी अमावस्या का स्नान पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा और मैं सभी से अपील करता हूँ, कृपया अपने घरों में ही रह के जो पूजा अर्चना करनी है करें, कृपया घाटों पर ना आए। नागदा के अमीर बेग निवासी राजीव कॉलोनी नागदा थाने में पुलिस को सूचना दी। अमीर बेग ने अपना 4 चक्कर ट्राले को रंगोली गार्डन के पास खड़ा कर चला गया। उसके बाद रात के समय अमीर अपने ट्राले में सोने आया। जब उसने अपना ट्राला वहां खड़ा नहीं मिला, जिसके तहत उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में मुखबिरों को अलर्ट किया गया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्राला झाबुआ के पेटलावत में खड़ा है, जिसके बाद नागदा पुलिस ने मौके पर जाकर ट्राले को जब्त किया, जिसका खुलासा नागदा थाने में सीएसपी मनोज रत्नाकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। मिली कि 2 इसमें आरोपी नागदा के और एक बदनावर का और एक झाबुआ जिले का है आरोपी, जिस तरह से इनके द्वारा ये ट्रक चोरी किया गया है। तो विवेचना के दौरान जो मुखबिर द्वारा बताई गई थी वो तकनीकी रूप से भी सही जानकारी मिल रही थी और इसी बीच में तलाश कर ही रहे थे विवेचना के दौरान कि मुखबिर द्वारा इनको ये पता चला कि जिला झाबुआ में खवासा है, वहाँ पर पेट्रोल पंप के पास में ट्राला खड़ा हुआ दिखा है। फिर नागदा पुलिस जो टीआई साहब के नेतृत्व में नागदा पुलिस के साथ में लेकर के मुखबिर को और फरियादी को साथ में लेकर के ये मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचे। अपने घर गया 5 तारीख को और फिर जब शाम को पहुंचा और ट्राले पर सोने के लिए, तो वो ट्राला वहाँ पर नहीं था। किसी अज्ञात बदमाशों के द्वारा वो ट्राला चोरी कर लिया गया था। इस आशय की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने पे की गई थी। उसके पश्चात रिपोर्ट करने के बाद मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब उज्जैन, मेरे द्वारा नागदा टीआई साहब श्यामचंद शर्मा जी, इनकी टीम को इसकी तलाश हेतु सीसीटीवी कैमरे और चारों ओर घेराबंदी के लिए तलाश के लिए टीमें रवाना की गई। जाबरा रोड पे भी की गई, रतलाम रोड पे भी की गई, खाचरोद पे भी की गई, उज्जैन पे भी की गई, उन्हेल पे भी की गई। तो सीसीटीवी विवेचना के दौरान सीसीटीवी देखे गए तो सीसीटीवी में उसका खाचरोद की तरफ फुटेज मिला जाने का, उसके आगे देखा तो रुनिंजाग पे भी मिला जाने का। इस बीच में तलाश कर ही रहे थे और पुलिस वाले उतरे, उसमें से 4 लोग उतरे और उतरने के बाद पुलिस को देख के भागे। फरियादी ने उन 4 लोगों को पहचान लिया, ये 4 आरोपी थे और वो मुखबिर की बात सही थी। 2 नागदा के थे, उसमें एक बदनावर का था और एक झाबुआ जिले का था, तो पेटलावत का झाबुआ जिले में। तो फिर उसको ट्रक को विधिवत वहाँ पर वैधानिक कार्रवाई विवेचना के दौरान की गई और आरोपियों की तलाश की गई। तो आरोपी अभी फरार हैं। ट्रक जब्त करके उसको पुलिस थाना नागदा ले आई जाएगी और इस वर्क को करने में हमारे टीआई साहब श्यामचंद शर्मा जी और यहाँ पे ईश्वर, मनोहर, साइबर टीम प्रतीक यादव जी हैं वहाँ पे और साइबर टीम के सदस्य हैं, इनकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रकार से चोरी गए ट्रक को बरामद करने में नागदा पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। नागरिक अधिकार मंच नागदा ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए मनमाने टैरिफ के बिल देने एवं उनसे जबरन वसूली का विरोध करते हुए उचित टैरिफ के अनुसार बिल देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी नागदा को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए माह मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 माह की रीडिंग का इकट्ठा बिल आम जनता को दिया गया है, जबकि विद्युत मंडल को अलग अलग माह के टैरिफ के हिसाब से बिल दिया जाना चाहिए था। लॉकडाउन में जनता को रियायत और छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लोगों से 4 माह की रीडिंग के आधार पर टैरिफ का मनमाना दाम लगाया जाकर जनता से अवैध वसूली की जा रही है। इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा उक्त कृत्य आम जनता के साथ सीधी धोखाधड़ी है और जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद रघुवंशी एडवोकेट द्वारा बताया गया कि विद्युत की कम यूनिट खपत होने पर कम टैरिफ के अनुसार बिल बनता है। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने जनता से जानबूझकर लूट और धोखाधड़ी करने वाले
धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है। ज्ञापन का वाचन विनोद रघुवंशी एडवोकेट ने किया। इस मौके पर नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा, संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट नाहरू खान, एडवोकेट अनिल बनवार, एडवोकेट जगत सिंह तिरवार, एडवोकेट रितेश तिवारी, एडवोकेट हर्ष तिरवार, समीर खान, एडवोकेट संध्या गोखले, एडवोकेट राहुल धाकड़ आदि उपस्थित थे। नागरिक अधिकार मंच इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक और समस्त नेताओं से अनुरोध करता हूं कि नागरिकों से इतनी बड़ी लूट हो रही है और इतनी बड़ी समस्या है तो वो भी अपने स्तर पर बात करके और इस मुद्दे को उठाए और जनता को सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है। आज दिनांक को नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में माननीय एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें मंच के अध्यक्ष अभय जी चोपड़ा, संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट, माननीय हमारा जगत सिंह जी तिरवार वरिष्ठ सदस्य अभिभाषक संघ नागदा के उपस्थित होकर ज्ञापन प्रेषित किया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जनता को जो बिल प्रेषित किया गया है वो मार्च से लेकर जून तक की टैरिफ को संयुक्त रूप से जोड़कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा या ऑथेंटिक व्यक्तियों के द्वारा प्रत्येक माह की तारीखों को रीडिंग दी गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीच में माह मई में एक वक्तव्य दिया गया था कि बिल ना भरें, मैं बिलों को माफ़ करवाऊंगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा रीडिंग का बिल नहीं देते हुए, एक यूनिट बिल नहीं देते हुए बिल को प्रेषित किया। पश्चात विद्युत मंडल के टैरिफ को आप आम जनता तक पहुंचाने की जो नागरिक अधिकार मंच ने आज कोशिश की है, आम जनता को ये चीज़ समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का टैरिफ जो है वो 50 यूनिट का अलग है, 100 यूनिट का अलग है और इसी तरह बढ़ते क्रम में प्रत्येक यूनिट के चार्जेस बढ़ते क्रम में हैं। 3 माह की जो यूनिटों का बिल है वो संयुक्त रूप से जोड़ के एक साथ दिया गया है और आम जनता के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। प्रत्येक जनता के पास में जो बिल आए हैं वो एक बड़ी हुई यूनिट के अनुसार और उनकी टैरिफ प्लान अनुसार बिल आए हैं। मेरा आम जनता से भी यही निवेदन है कि वह अपने बिलों के संबंध में जितनी भी उचित कार्रवाई हो कर सकें और इस संबंध में इस तारतम्य में जो अगवानी आज नागरिक अधिकार मंच ने की है, आप लोग भी इस तरह की कार्रवाइयों को करें जिससे कि आम जनता के ऊपर लोड न दिया जाए और ये जो अवैध वसूली मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा की जा रही है उसे रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत। नागरिक अधिकार मंच नागदा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से जो विद्युत बिल जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, काफ़ी बड़े बिल आ रहे हैं जिसमें कि काफ़ी यूनिट्स भी दिखाई जा रही हैं, उस संबंध में यह मांग रही गई कि उनमें जो टैरिफ बढ़े हैं उनकी अवैध वसूली रोकी जाए। इस संबंध में हम डी केतन रायपुरी जी से भी बात करेंगे और कलेक्टर के संज्ञान में भी ये मामला लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन है तो उचित कार्रवाई के लिए वहाँ भी प्रेषित किया जाएगा और हम लोग भी अपने नागदा लेवल पर इसका निराकरण की पूरी कोशिश करेंगे।